अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। थोड़ी बहुत तब्दीलियों के साथ कहानी लगभग वहीं पहुंच गई है जहां 2013 में थी। इंतखाबात के बाद वफाकी और सूबाई हुकूमतें कायम हो चुकी हैं, काबीनाएं तश्कील दी जा चुकी हैं और थोड़े बहुत फ़र्क के साथ अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है, मुतालबा कर रही है कि 4 हल्के खोले जाएं। इस मरतबा मुतालबा यह है कि लाहौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, ओन चौधरी का, सियालकोट में रेहाना इम्तियाज़ डार का हल्का और पेशावर में नूर आलम खान साहब का हल्का खोला जाए। इसके लिए वो एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं, जबकि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत के तेवर ये हैं कि किसी सूरत आवाम के काम में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, सड़कों को ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अब एक फ़ाइन लाइन डिफरेंस है। पाकिस्तान में आइन सब लोगों को, तमाम शहरियों को पुरअमन एहतजाज का हक़ देता है, लेकिन ये पहले से डिटरमिन कर लेना यह हैरान कुन है कि जो भी एहतजाज होगा वो पुरअमन नहीं होगा। तो ये सारी सूरत हाल है जिसमें सियासी अदम इस्तेहकाम एक मरतबा फिर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2013 में मंजरनामा ये था कि प्रेसिडेंसी और वफाकी हुकूमत, उसके अलावा पंजाब हुकूमत की तीनों हुकूमतें नून लीग के पास थीं, जबकि इस मरतबा थोड़ा सा मुख्तलिफ है कि जो ऐवान सदर है वहाँ पर मुकीम है सदर आसिफ अली जरदारी। सिंध की हुकूमत वही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, खैबर पख्तूनख्वा PTI के पास, और तब्दीली है बलूचिस्तान में। इसके अलावा जो मरकज़ है वहाँ पर 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन पर बैठी थी, जबकि JUIF हुकूमत का हिस्सा थी। इस मरतबा थोड़ा सा मुख्तलिफ ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत के साथ मौजूद है, जबकि JUIF जो है वो अपोजिशन बेंचेस पर है। ये है वो मंजरनामा जिसमें पाकिस्तान में वफाकी हुकूमत कायम हो चुकी और वहाँ पर जो ख़जाना का चार्ज है वो मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को दे दिया गया है, जिसके हवाले से ब्लूमबर्ग जो है वो भी इत्मीनान का इजहार कर रहा है कि वो ज़रूरी इस्लाहात भी लाएंगे और पाकिस्तान के साथ एक सक्सेसफुल IMF प्रोग्राम तय पा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर अदम इस्तेहकाम होगा तो उस सूरत में ये सब कुछ क्यों कर मुमकिन होगा। आज बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उनके साथ अडयाला जेल में मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। 2 हफ्तों के लिए ये पाबंदी महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से आयद की गई है, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया है। उमर अयूब साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके जरा तेवर देखिए। हमारे महबूब का पाबंद सलासल हैं, अदालत के ऑर्डर्स के बावजूद हमें उनसे मुलाकात नहीं दी जा रही और वजह कि सिक्योरिटी थ्रेट है। अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। इनको हम लोग कौमी असम्बली में बुलाएंगे। हमारा इस्तिकाक मजरू हुआ है। जो होम सेक्रेटरी है पंजाब का, उसको शर्म आनी चाहिए। सो कॉल्ड वजीर आला, गैर आईनी गैर कानूनी वजीर आला मरियम नवाज को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उसके वॉच के नीचे ये पाबंदी लगी है। सो कॉल्ड और गैर कानूनी मुशीर दाखिला मोहसिन नकवी, उसके वॉच पे ये काम हो रहा है, उसको शर्म आनी चाहिए। सेनेट का इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, पर ये करप्ट हुकूमत ये उसमें रोड़े अटका रही है कि हम लोग अपने महबूब कायद वजीर आजम इमरान खान साहब से सेनेट की सीटों के बारे में कोई गुफ्तगू शुनी ना कर सके। प्रोड्यूसर साहब, ज़रा एहसन इकबाल साहब का भी शॉर्ट सुनवाइए कि एहसन इकबाल साहब जो है वो पाकिस्तान में ये जो एहतजाज की सियासत है इसके हवाले से क्या गुफ्तगू कर रहे हैं और पाकिस्तान के ख़जाना का मंजरनामा जो है वो क्या होने जा रहा है, उसके हवाले से क्या गुफ्तगू की। सियासत के लिए मुल्क इंतशार फैलाने की और फसाद फैलाने की कोशिश करेंगे तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये मसला उनकी सियासत का नहीं है। ये मसला पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल का है। ये मसला 24 करोड़ अवाम के मुस्तकबिल का है। आपकी मईशत के नंबर ये हों कि आपको अपने कर्ज़ों की अदायगी भी पूरी करने के लिए मज़ीद कर्ज लेने की ज़रूरत है, तो अगर आप इस वक्त कोई सब्सिडी भी देंगे तो वो मज़ीद कर्जा लेकर देंगे, क्योंकि आपके अपने वसाइल नहीं हैं जिनसे आप कोई सब्सिडी दे सकते। अब जो वफाकी काबीना बनी है उसके हवाले से भी बहुत चैमगोइयाँ चल रही हैं कि इसमें मर्ज़ी किसकी चली है। क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कंसेंट है, इसमें उनकी मर्ज़ी शामिल है, क्योंकि इंतहाई अहम 2 वजारतें महकमा दाखिला और महकमा ख़जाना, ये इनका ताल्लुक़ जिन लोगों से है उनका माजी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का नहीं है। मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो बैंकर हैं, उनको जो है वो वजारत ख़जाना की अहम तरीन वजारत दी गई है, जबकि महकमा दाखिला जो है उसके लिए मशीर के तौर पर मोहसिन नकवी साहब होंगे। मोहसिन नकवी साहब जो हैं पाकिस्तान की सियासत में बड़ी जल्दी एक बड़ा नाम बन चुका है और मुतनाज़ा भी है। पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पर ख़दशात ये हैं कि जैसे तहरीक इंसाफ को फिक्स करने के लिए, उनके ख़िलाफ़ मज़ीद मुकदमात खोलने के लिए मोहसिन नकवी को गालिबन ख़ुसूसी तौर पर वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया गया। इन तमाम मामलात पर और जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा करवटें ले रहा है, इस पर बात करेंगे। टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ प्रोग्राम ऑल्सो हम इस बात को डिस्कस भी करेंगे कि JUIF जो है वो कितनी ट्रबल मेकर हो सकती है। आज उनके साथ इंगेजमेंट भी हो गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF के दरमियान सेनेट के इंतखाबात के हवाले से एक मुलाकात हुई। उस मुलाकात में भी कुछ चीज़ें तय पाई हैं। क्या वहाँ पर गुफ्तगू हुई वो भी मैं आपको बाद में सुनवाऊंगा। मैं आई जस्ट स्ट्रेट अप गो टू माय पैनल। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खालिद सिंधु साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ और इंसानी हुकूक़ के वज़ीर हैं। बहुत अहम महकमा है और ये वो महकमा है जिसके हवाले से शायद हमें ये सवाल बड़ा रेलिवेंट बनता है कि जो पाबंदी आयद की गई है, मंगल और जुमेरात को मुलाकातों की इजाज़त थी बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ, क्या इंसानी हुकूक़ मुतासर नहीं हो रहे और सेनेट के इंतखाबात के मौके पर उनकी पार्टी उनसे मुशावरत करना चाहती है। इसके अलावा जो एहतजाज का सिलसिला है उसको रोकने के लिए पंजाब हुकूमत के मरीम नवाज़ के और फिर वफाकी हुकूमत के तेवर पाकिस्तान का आइन एहतजाज का हक़ देता है, तो ये क्यों नहीं दिया जा रहा। और हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जनाब कादिर मंदोखेल साहब मौजूद हैं और जल्द ही हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जनाब नईम हैदर पंजोता साहब जो हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे। सिंधु साहब आपसे शुरू करेंगे। इंसानी हकूक़ का महकमा आपके पास है। आइन पाकिस्तान का जो है वो इंसानी हकूक़ में शामिल करता है कि हर शहरी का बुनियादी हक़ है कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकता है अपने हकूक़ के लिए। तो ये जो पाबंदी का डिसीजन है कि एहतजाज भी नहीं करने दिया जाएगा, मरीम नवाज़ साहिबा ने कहा कि शील बी रूथलेस, बड़ी बेरहमी से पेश आएंगी। और अभी मैंने गुफ्तगू भी सुनवाई अपने नाजरीन को, जो एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं व्हाट इज़ द जस्टिफिकेशन कि आप पाबंदी ही लगा दें, आप कहें कि ऐसा एहतजाज की बिल्कुल कोई इजाज़त नहीं दी जाएगी। नकवी साहब मुझसे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत शुक्रिया ऐसा नकवी साहब। एक तो मैं इंतहाई अदब एहतराम के साथ आपने जो मंजरनामा पेश किया है, आपने इस तरह से कर दिया जैसे किसी शख्स को सिंगल आउट कर दिया गया है। बिल्कुल हर किसी ऐसी बात नहीं है। मैंने जब आपका फोन आया, आपका हुक्म मिला, तो मैंने अपने तौर पे सारे चीजों को देखा और कुछ और भी बहुत सारी चीजें देखी, जिसमें एक जेल नहीं 5 जेलों पे ये 15 दिन के लिए या जितने भी दिन के लिए वो बंदी लगाई गई है। और देयर आर कोजेंट रीजंस। आपके साथ कादिर मंदोखेल साहब है, सीनियर एडवोकेट, उनसे पूछें कि जब कभी इस मुल्क की सालमियत या मुल्क की सलामती का मसला हो और इस किस्म के आपने चंद दिन पहले वहां से कुछ जैकेटें पकड़ी हैं, जेलों के नक्शे पकड़े हैं और कुछ ऐसे बैंड ग्रुप हैं जो बहुत सारे इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो मुल्की सालमियत पे ये तो इनको शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये तो इनकी हिफाजत के लिए किया गया है कि अगर उसे अभी पहले उस पर उन्होंने मय्यज लिए हैं कि वहां पे जो तार है वो नए सिरे से लगाई जाएगी, बम जो ब्लास्ट वाले हैं वो लहदा उसकी अपना बम डिस्पोजल वाले वो लहदा सारा कुछ करेंगे। और एक और बात, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 30 जो आप कह रहे हैं आईन पाकिस्तान का, वो भी ये कहता है कि दे हैव अ राइट टू स्पीच, दे हैव अ राइट टू हैव ऑल दीस थिंग्स, बट सब्जेक्ट टू अगर कोई किसी किस्म का कोई गवर्नमेंट या कोई पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है तो उसके हवाले से वो किया जा सकता है। इट डज नॉट मीन इसलिए इसको सिंगल आउट ना किया जाए प्लीज। दूसरा, मुझे आपने जो गुफ्तगू सुनाई उमर अय्यूब साहब की, मैं जाती तौर पे नहीं समझता था कि इस लेवल पे इतनी ढिठाई से और बेशर्मी से उमर अय्यूब बात कर सकते हैं किसी खातून के बारे में। अगर मैं चाहूं तो मुझे वो बातें याद है जो फातिमा जनाब को उन्होंने गद्दार करार दिया था अय्यूब खान साहब ने, इनके दादाजी ने, और फिर इन्हीं के बच्चों ने, इनके वालिद मोहतरम, इनके पोते पोतरियों ने क्या नारे लगाए थे और फिर उनको वो छोड़ना पड़ा था। इसलिए खुदा के लिए यहाँ तक बात ना ले जाएं कि खवातीन जो मेरी भी माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बेटी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, वहां तक इस गुफ्तगू को हम ना लेके जाए। हमने उस वक्त भी मजम्मत की थी जब मोहतरम कादिर मंदोखेल साहब से उसने जो क्या फरदौस आशिक अवान ने मिसबिहेव किया था। इसलिए मेहरबानी फरमाकर ये किसी किस्म का जो है, दूसरा कोई ऐसी बात नहीं है किसी किस्म की, ये जो भी है ये इनकी हिफाजत के लिए नहीं है। और सिर्फ इमरान खान अकेले की मुलाकात नहीं, डेली 400-500 बंदों की मुलाकात होती है। और बीइंग लहर आपको पता है जेल मैनुअल्स के मुताबिक दिन मुकर्रर होते हैं, लिहाजा हम इसको हर सूरत में ये होगा। लेकिन ये हर मतलब नहीं है कि मुल्क की सालमियत का मसला हो या आपके पास सामने थ्रेट हो। याद है कि अभी नहीं मदर पंजोता साहब मेरे साथ दूसरे टीवी पे थे, वो लिख के दे दे हाईकोर्ट में, जी हमें कोई किसी किस्म का खतरा नहीं है इमरान खान साहब को और लिहाजा हमें कोई किसी पाबंदी की जरूरत नहीं है। नहीं, स्टेट को इनके रहम करम पे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि जो कुछ इन्होंने 9 मई को किया था अगर उस वाकये को आप सामने रखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि किस लेवल पे फौजी जो कौमी तनसीबात थी। मेरी आपसे अहमद साहब मिश्रा बतौर ब्रदर कि हमने सिंगल आउट नहीं किया, इसको लिहाजा मेहरबानी फरमा कर दुरुस्त फरमाया जाए
कि कोई सिंगल आउट नहीं इसमें, सब पे ये है 15 दिन के लिए, और इसमें 5 जेलें हैं, एक जेल नहीं है। सही, मुझे इस पे जवाब लेने दे पंजोता साहब। सिंधु साहब कह रहे हैं कि आप ये बदगुमानी क्यों रखे हुए हैं कि जैसे ये टारगेट किया जा रहा है, और रावलपिंडी में जो वाकया पेश आया, जिन दहशतगर्दों को पकड़ा गया उनसे नक्शे अडियाला जेल के मिले, उनसे असलहा बरामद हुआ हसास तनसीबात का, तो ये आपको ये बदगुमानी है, आपके पास आपको हुकूमत की इस बात में वजन दिखाई नहीं देता कि इमरान खान साहब समेत तमाम कैदियों की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है? देखिए, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। देखिए, पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जिन लोगों के गिरफ्त में हैं, उन्हीं लोगों ने पहले वजीराबाद में हमला किया था, और खान साहब के हवाले से हमने कंसर्न अपने रखे। पहले भी हमने पिटीशन दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन उसके ऊपर कोई सदेबाब नहीं हुआ। अब बात यह है कि खान साहब को जब गिरफ्तार किया गया था, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी ये गुजारिश की, उनको लेकर आना था अटक जेल में, लेकिन अडियाला जेल में, लेकिन अटक जेल लेकर गए, और उस वक्त हमने दरखास्त दी थी कि उनको अडियाला जेल शिफ्ट करना चाहिए, जो वहां पर बेसिकली कानूनी तौर पर उनको रखना चाहिए। लेकिन उस वक्त भी ये कहा गया कि पत्नी सिक्योरिटी की रीजन है, या जगह कम है, या पत्नी क्या मामला है, या कोई और वजह है, कोई वैलिड रीजन नहीं थी। अब क्या है, अब आज जो खदशात की बात कर रहे हैं कि वहां पर दहशतगर्द और दूसरी तंजीमें, तीसरी तंजीमें, क्या इनको थ्रेट्स जो हैं वो 2 हफ्तों के लिए, उन्होंने बताया कि 2 हफ्ते के लिए आपके लिए थ्रेट्स हैं। और दूसरी बात, जो दहशतगर्द पकड़े गए थे उनका क्या फिर आगे बना, उनके पास जो मवाद बरामद हुआ, जो उनके पास उनकी कुछ शनाख्त परेड, वो किधर से आए, कौन थे, किसने प्लांट किए थे, कोई उनके हवाले से हमने दोबारा कोई न्यूज नहीं सुनी। और तीसरी बात ये है, ये जो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, और वहां पर अडियाला जेल जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है, वहां पर कोई दहशतगर्द जो है वो जाएंगे और वो कोई अटैक का मसला है। ये बता दें कि क्या वकील जो है उसके मिलने के ऊपर भी खतरा है? अगर वहां पर जो है जेल का अमला मौजूद है तो वकील क्यों नहीं मिल सकता? जेल का अमला भी तो इंसान ही है ना। अब ऐसा क्या सूरत हाल आ गई है कि उनकी फैमिली गई है मिलने के लिए, उनको मिलने की इजाजत नहीं है? आप तलाशी ले लेना, आप साथ एहलकार भेज दें और उनको लेकर जाएं और जाकर उनको मुलाकात करवाएं। इसका जवाब मैं सिंधु साहब से लेता हूं, लेकिन आपने उनकी बात में गौर किया होगा, उन्होंने ये कहा है कि जेल की 4 दीवारी, उसकी फेंसिंग, उसके इर्द गिर्द का इलाका, वहां की सिक्योरिटी क्लियरेंस, इसके लिए ये वक्त दरकार है 2 हफ्ते का। तो आपको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक आप ही के बानी चेयरमैन की सिक्योरिटी से है, हिफाजत से है। देखें, पहली बात तो ये है ना कि हम तो सवाल उठाएंगे कि दहशतगर्द जिस तरह से वहां पर पकड़े गए, सबसे पहले सवाल ये है कि वो दहशतगर्द वहां पर गए कैसे, और फिर पकड़े गए तो फिर वो आगे किधर गए। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब के ऊपर हमले के बावजूद इन्होंने वारंट निकाले और कहा कि इमरान खान पेश हो, पेश हो, पेश हो। ये यहाँ पर पुलिस गई थी जिन्होंने वहां पर जाकर लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया था, तशद्दुद किया था, शेल फेंके थे। वो आपने देखा होगा कि खान साहब ने वीडियोस के अंदर भी बताया कि ये शेल आए हैं सिर्फ और सिर्फ क्या जी कि आप अदालत के सामने पेश हों। हालांकि इमरान खान साहब कोई भागे नहीं थे, कोई लंदन नहीं गए थे, कोई मेडिकल का नहीं उन्होंने कोई बहाना बनाया था, लेकिन उसके बावजूद वो ऑपरेशन सारे किए गए और इमरान खान साहब अपनी सिक्योरिटी में आते रहे। उस वक्त ये क्यों नहीं इन्होंने सिक्योरिटी दी जब हम कह रहे थे कि इमरान खान साहब को सिक्योरिटी दी जाए? हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की कि साबिका वजीर आजम को जो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, वो दी जाए। आज तक उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ, और आज तक इमरान खान साहब जब गिरफ्तार होने से पहले तक वो अपनी सिक्योरिटी के अंदर आते रहे। सही कि जब हम कहें कोई सिक्योरिटी नहीं है और जब इमरान खान साहब से जो है वो ऊपर अचानक बैन लगा दिया जाए तो कोई मिल नहीं सकता कि यहाँ पर सिक्योरिटी खदशात है। अजीब मंतक है इनकी, कोई समझ बूझ इनकी नहीं आती। मुझे सिंधु साहब से जवाब लेने दे, लेकिन पहले मैं जरा चलता हूँ मंदो खेल साहब के पास, और रेफर जो है वो सिंधु साहब ने खुद कर दिया कि आइन और कानून को समझते हैं, और मामला नून लीग और पीटीआई के दरमियान है तस्फिये के लिए। सर, हमें कोई कानूनी राय भी इसके ऊपर दें और जमहूरी राय भी इसके ऊपर दें। इमरान खान साहब जो हैं उनके मुलाकातों पर फ़िलहाल जो पाबंदी है वो आपके ख्याल में जो इंसानी हकूक़ हैं उनके तहत, और फिर ये जो एहतजाज है उसके ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत का जो स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है कि ऐसा कुछ करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, आइन जो है वो एहतजाज की इजाज़त देता है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब से मिलने के लिए घड़ी घड़ी अदालत से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जेल मैनुअल के मुताबिक उनकी वकला, उनकी फैमिली मेंबर्स वो मिल सकते हैं जेल की जो टाइमिंग होती है उस टाइमिंग के दौरान।
चाहे वो डीली क्यों ना हो। लेकिन यहाँ थोड़ी सी सूरत हाल जो ना सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुख्तलिफ है। आपको मैं याद दिलाता रहूँ, चंद साल पहले कराची में एक सुरंग पकड़ा गया, कराची के सेंटर बीच में सब्जी मंडी के पास, अगर आप कराची से वाकिफ हो, सेंट्रल जेल में, और उसके बराबर एक कंजेस्टेड आबादी है जिसको पीआईबी कॉलोनी कहते हैं, वहां से सुरंग निकला था एक मकान से सेंट्रल जेल के अंदर। तो ये वाकयात पाकिस्तान की दूसरी जेलों में ये चीजें नजर आई है। तो यकीनन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे नहीं पता कि सिक्योरिटी इदारे ने क्या खर्चात किए, कौन लोग पकड़े गए, कहाँ पकड़े गए, किधर पकड़े गए, ये सारे सवालात हैं। लेकिन मैं सिर्फ पंजोता साहब और उनकी पार्टी की खिदमत में इतने अर्ज करूँ कि अगर 2 हफ्ते की बात है तो मेरे ख्याल में ये कोई मुश्किल सौदा नहीं है, इस वजह से कि आपकी लीडर की और आपकी पार्टी के सरबराह की जान के तहफ़्फ़ुज़ जो है ना, वो हुकूमत पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है, अदारों की भी जिम्मेदारी है, और आपको भी इस चीज़ का कोऑपरेट करना चाहिए अगर इस तरह सूरत हाल आती है उसमें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये नहीं है। और लेकिन एक सवाल ये मुश्किल मरहला ये है पाकिस्तान में कि अगर आप कातिल पकड़े भी जाए, आप दहशतगर्द भी पकड़े में आ जाए, आप उनकी प्लानिंग भी पकड़े में आ जाए, तो भी एतराज किया जाता नहीं ये प्लांटेड है सारे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों पे थोड़ा सा गौर करना चाहिए। मैं जेल कमेटी का मेंबर रहा हूँ, 10 साल तक रहा हूँ सिंध में, तो मुझे पता है कि वहाँ क्या खर्चात होते हैं, और जेल के अंदर से भी रिएक्शन होते हैं, जेल के अंदर से भी क्रिमिनल होते हैं। जरूरी नहीं है कि क्रिमिनल बाहर से आ जाए, जेल के अंदर से भी क्रिमिनल पैदा होते हैं, क्रिमिनल होते हैं और वो हमला करते हैं। और बाकायदा यहाँ पे तो कराची में तो बाकायदा बैरक मालूम है कि फलां पार्टी का ये बैरक, फलां पार्टी का ये बैरक। तो मेरे ख्याल में इस सूरत हाल में पीटीआई के साथियों को कोऑपरेट करना चाहिए। और चंद आपने बताया 2 हफ्ते की बात है, तो मेरे ख्याल में इतने मुश्किल सही। अच्छा मंदुखिल साहब, साथ ये भी बता दें 2013 का मैंने जो रेफरेंस दिया है, 13 में जब 4 हल्के खोलने की बात थी और तहरीक इंसाफ ने 126 दिन का धरना दिया था, उस वक्त अपोजिशन में होने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद थी, पीटीआई जो है वो पार्लियामेंट नहीं आ रही थी, और आप लोगों ने उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत को जमहूरियत के और जमहूरी सिस्टम के तसलसल के लिए उसका साथ दिया था। आज तो आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, लेकिन वो जो एहतजाज का उनका हक है, क्या आप उनके उस हक का दिफा नहीं करेंगे? जी बिल्कुल, एहतजाज में मैं आपको हवाला दूं, 2008 से 2013 आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में, यानी पीपल्स पार्टी के दौर में, आप एक सियासी कैदी भी, मैं चैलेंज के साथ कहूँगा, पाकिस्तान में मौजूद नहीं था। और ये खास जो जिम्मेदारान है ये उन्हीं की ज़बानी, उन्हीं दिनों में, कि कोई सियासी कैदी नहीं है। और यकीनन हम तीनों वकील हैं, हमें फंडामेंटल राइट्स का भी पता है, हमें कैदी के हुकूक का भी पता है, उनकी लवाकिन का पता है, सियासी पार्टियों को पता है, जलसे जुलूस को पता है। तो ये सब चीज़ आइन में दर्ज है, तो इसके ऊपर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होना चाहिए। मगर साथ साथ कल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा कि ये पाबंदी जो है ना वो मशरूत होती है, ये गैर मशरूत नहीं होती है, कि मतलब आप जो मर्जी, मतलब पाबंदी से मुरादी एहतजाज जो है आप जो मर्जी कर ले, उसके लिए भी कुछ कायदे, कोई उसूल होता है। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि अगर कानून के दायरे में और बाकायदा पुरअमन एहतजाज कर ले, पीटीआई करे या कोई भी पार्टी करे, ये उनका बुनियादी हक है। और मेरे ख्याल में जो भी सूबाई हुकूमत है उनको उनका साथ देना चाहिए। और आपने देखा सिंध में भी एहतजाज हुआ, कराची में परसों आपको कोई इस तरह नाखुशगवार वाकया नजर नहीं आया। यहाँ होता है कभी कभार जो एहतजाजी होता है वो प्रेस क्लब, चूंकि वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउस के बिल्कुल करीब है, वहां की तरफ वो मूव करते हैं, तो उसके लिए फिर वाटर कैनन और इस तरह इंतजाम करने पड़ते हैं पुलिस को, ताकि वहां न जाए। अदरवाइज प्रेस क्लब के ऊपर जितने भी एहतजाज जो है कभी उनको मुंतशिर करने की कोशिश नहीं की गई, और करना भी नहीं चाहिए बाकी सूबों को भी। सही। अच्छा, आई कैन नोटिस के सिंधु साहब जो हैं वो पॉइंट्स लिख रहे थे जब पंजोता साहब गुफ्तगू कर रहे थे। मैं शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आता हूँ साहब से इन दोनों मामलात पर, एहतजाज के मामले पर, 4 हल्के, और ये जो पॉइंट्स पंजोता साहब ने उठाए उस पर जवाब लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खलील ताहिर सिंधु साहब, पंजोता साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, वो तो ये कह रहे हैं कि आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी वजह से उनको ये शक है कि ये सब कुछ जो है वो इमरान खान और उनकी जमात को टारगेट करने के लिए हो रहा है, ये जो पाबंदी वगैरह लग रही है। इहसान नकवी साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, मैं भी, हम एक दो साल सीनियर मुझसे होंगे या मैं होऊंगा, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम है, मैं पहले भी दूसरे प्रोग्राम में भी बात कही है। ट्रैक रिकॉर्ड तो मैं क्या बताऊं आपको, राणा सनालो का ट्रैक रिकॉर्ड पे क्या हुआ था, 15 किलो जो क्वार्टर उसमें डाल दिया था, 4
का क्या हुआ था ट्रैक रिकॉर्ड, हसन इकबाल का ट्रैक रिकॉर्ड क्या हुआ था, हमजा साहब का ट्रैक रिकॉर्ड पे क्या इन्होंने किया था, मियां नवाज शरीफ के साहब ने उनकी बेटी को गिरफ्तार किया था, मोहतरमा फरियाल ताल पर कोई चांद रात वाली रात और मर्दों वाली हवालात में जो लेके आए थे, क्या ये ट्रैक रिकॉर्ड होता है? इनके साथ तो किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, 9 मई वाला जो हुआ उसमें किसी को भी, और ये खुद भी पंजोता साहब ने भी फरमाया बहुत सारे प्रोग्रामों में कि जो जिस किसी ने भी उसको जुर्म किया है, जो भी हो व्हाटएवर, उसको अकॉर्डिंग टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन जो भी है सजा वो दी जाए। इस वजह से ट्रैक रिकॉर्ड की अगर ये बार बार बात करेंगे, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है किसी किस्म की। इनके साथ मैंने पहले भी रिक्वेस्ट आपसे की है, पंजोता साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी किस्म की कोई इनके साथ नहीं होगी और ना ही इनको किया जाएगा। यकीन जानिए, देयर आर सम वेरी कोजेंट एविडेंस रिगार्डिंग ये जो आप बात कर रहे थे 5 जिलों के बारे में है, और इसमें पहले भी होता रहा है। आप देखिए ना किस किस लेवल पे यहाँ पे लीडर्स शहीद हुए हैं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की कितनी सिक्योरिटी साथ थी, क्या हुआ था? और दूसरा ये तो इनको तो अदालतों में ये जाते रहे हैं, वो जो भी पता नहीं ऊपर वो टॉप से जो पहनते थे या पता नहीं क्या थी वो चीजें, ऊपर जो बाल्टियां शार्टियां पहन के हाईकोर्ट और लाहौर पेश होते रहे, बाकी कोर्ट पेश होते रहे हैं, तो कभी ऐसी कोई बात नहीं, सिक्योरिटी भी इनके साथ थी और कभी ऐसी बात हुई भी नहीं कोई भी। सही। मैं आपके पास वापस आता हूं पंजोता साहब। 2013 में 4 हलके खुलवाने के लिए तहरीक इंसाफ ने 126 दिन का धरना किया था, कहानी वहीं पर पहुंच चुकी। इस मर्तबा क्या इरादा है ये दोबारा हलके खोलने की जो आप बात कर रहे हैं, किस हद तक जाएंगे इन हलकों को खुलवाने के लिए? बहुत शुक्रिया। देखें, हलकों की बात अगर की जाए ना तो फॉर्म 45 के मुताबिक तो मरीम नवाज साहबा हों या उनके वालिद हों, उनके चाचू हों, सारे ये हार चुके हैं। फॉर्म 45 में हार गए हैं 70 अरब रुपया लगाकर इलेक्शन में, और 20-25 रुपए की पेंसिल के साथ इन्होंने वहां पर ओवर राइटिंग करके लोगों को जो जितवाया है, ये अवाम के मैंडेट के ऊपर डाके के साथ साथ इस अवाम की तौहीन है। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर मुझे कहा, ये पिछले दिनों मुलाकात थी, उन्होंने कहा जी कि जिस तरह अवाम के मैंडेट के ऊपर ये डाका डाला गया ना, 5 साल के बाद एक वोटर को हक मिलता है तो वो अपनी मर्जी के बंदे को मुंतखब कर सके, लेकिन अवाम ने वोट डाला जिसको, उसका वोट गिना ही नहीं जा रहा, काउंट ही नहीं किया जा रहा। तो उनको जितनी मायूसी हुई है जिंदगी में, मैंने अपनी हिस्ट्री में इस तरह से नहीं देखा जो आज किया जा रहा है। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है, हम अदालतों में भी गए हुए हैं, हम इलेक्शन कमीशन में भी गए हुए हैं, लेकिन मामला वहां पर सिर्फ और सिर्फ लटकाने के अलावा कुछ नहीं है। आप देखें कि यहाँ पर हलफ भी लिए जा रहे हैं, यहाँ पर मिनिस्टर्स भी बनाए जा रहे हैं। सबसे पहले ये डिसाइड करना था कि जीता कौन है, फिर वो मिनिस्टर बने या कोई भी उसको ओहदा मिले, कोई हमें उसके ऊपर कोई मसला नहीं है। लेकिन ये जो हक के ऊपर डाका डाला ना, ये तौहीन है, ये बेइज्जती है, आवाम की बेइज्जती, जमहूरियत की बेइज्जती है। आप देख लें कि जितनी तंजीमें हैं यहाँ पर, जितनी सर्वे करने वाले हैं, जितनी रिपोर्टें बनाने वाले हैं, फिल्डार्ट हो या कोई भी, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस इलेक्शन के अंदर जो है वो साफ और शफाफ नहीं हुई और धांधली की गई है। तो जब वो सारे कह रहे हैं, सारे इंटरनेशनल जितने आपके जो हैं ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं, अमेरिका की वो गुलामी और वो सारा सिलसिला करते, वो लोग खुद वहां पर कह रहे हैं, तो ये जो है ये मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कहते हैं जी कि आप उसके ऊपर चने रख कर खाएं। मैं उस दिन उसमें बुखारी साहबा के साथ शो में बैठा हुआ था, वो कह रही थी कि अब जो है ना उसके ऊपर चने रख कर खाएं, यानी कि कितनी तजलील है कि वोट जो है उसके ऊपर आप कह रही हैं कि हम इन वोटों को मानती नहीं है, तो फिर इन इलेक्शन का क्या फायदा? अच्छा पंजोता साहब, देखें 2002 का, 2008 का, 13 का, 18 का, 24 का तमाम इलेक्शंस पे सवाल मौजूद है। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं कि इस मर्तबा जो ऑब्जर्वर्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया, लोकल मीडिया है, सब ने कुछ बेज़ाब्तगियों की और बड़े पैमाने पे बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की है, पहले भी होती रही हैं। पहले ज़ाहिर है कि सब यही सजेस्ट करते थे कि जो रेलिवेंट फोरम्स हैं, तो अभी भी रेलिवेंट फोरम्स तो मौजूद हैं कि या आपका उनके ऊपर या तो मुकम्मल अदम एतमाद हो, आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, आप हाई कोर्ट्स जा सकते हैं, आप इलेक्शन कमीशन, ट्रिब्यूनल्स, ये फोरम्स हैं, इनको एग्जॉस्ट करने के बाद जिस रास्ते पर आना चाहिए, आपका पहला रास्ता वो है, यानी एहतजाज। और जाहिर है कि आप रोड के ऊपर निकलेंगे, पहले उन फोरम से अपने मामलात एग्जॉस्ट क्यों नहीं कर लेते? देखिए, बात यह है कि जो फॉरम्स है ना, वहाँ पर आप जब जाते हैं ना, तो फिर आपका जब दूसरे फ्रीक की सेटिंग हो ना, और वो सेटिंग के साथ चल रहा हो, इलेक्शन कमीशन भी उनकी मर्जी के ऊपर चल रहा हो, या अदालत के ऊपर भी प्रेशर डाला जाए कि आप जाकर 1 हफ्ते में 3 जो सजाएं हैं वो इमरान खान साहब को सुनाएं, क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन है,
तो लोगों में मायूसी पैदा हो कि इमरान खान तो नहीं बाहर आ रहा है, या बल्ले का निशान छीन लें, या उनकी दरखास्तें लगाई नहीं, फिक्स ना करें, या अदालतें ये कहें कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपकी जान छूट जाएगी। तो फिर ऐसी सूरत हाल के अंदर देखना ये चाहिए कि जो खुद बंदा जीत रहा है जेली वोटों के साथ, उसे कहना चाहिए जैसे नईम रहमान ने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं जीता भाई, मैं हार गया हूँ। और वो आवाम के आगे अगर आकर कहता कि मुझे जितवाया जा रहा है तो शायद उसका मोराल भी बुलंद होता और नेक्स्ट टाइम वो जीत भी जाता। लेकिन ये सारी सूरत हाल करके लोगों के अंदर नफरत, उस सीट का क्या फायदा जब बंदा आप हार जाएं और फिर आप कहें जी नहीं मैं जीत गया हूँ, क्योंकि आप सही ये सेटिंग की टर्म पंजोता साहब, ये सेटिंग की टर्म अच्छी है। संधू साहब, सेटिंग है आप लोगों की तमाम फोरम्स पे जहां जहां वो जा रहे हैं, तो ये तो ना करें ना साहब। मैं साहब प्रैक्टिसिंग लॉयर है, शायद आखिरी बंदा होगा जो एज ए वकील कोई कंटेम्प्चुअस रिमार्क किसी भी अदालत के लिए कहूँ, कोई भी कोर्ट अगर मैं तो नहीं कर सकता ये काम, ना मेरा ये फैब्रिक है। मैं पंजोता साहब से जाती तौर पे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कासिम सूरी 63,000 वोटों से हारा और 42 महीने वो डिप्टी स्पीकर रहा और जाते जाते असेंबली तोड़ने के ऑर्डर किए। फिर इसके अलावा साकिब निसार साहब ने जब गिनती हो रही थी इमरान खान की, तो टीचर से ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिए और उन्होंने कहा कि नहीं अब इलेक्शन हो चुका है, ये गिनती बंद कर दी जाए। और मेरी तीन से हम्बल ये होगी अपना पंजोता साहब से कि इनकी ये कहते हैं जी टोटल ये सीटें हार गए, ये हुआ वो हुआ। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में सिर्फ इनकी पूरे पाकिस्तान में 35 अपीलें आई हैं, 35 ओनली अपीलें आई हैं, तो बाकी फिर इन्होंने क्या बाकी इलेक्शन को तस्लीम कर लिया है? मतलब कितने पंजोता साहब इसका तो जरा जवाब दें। आपका क्लेम 180 नशिस्तों का है और ये जो 35 कह रहे हैं कि आपने FIR सिर्फ 35 की कटवाई है सर, जो अपीलें की है ट्रिब्यूनल्स में, वही यानी कि जो उसके ऊपर शिकायत है जी पंजोता साहब। हमारे पास पूरी डिटेल्स है, कोई आई थिंक सो कोई 80+ जो हैं वो हमने जो है पटिशन फाइल की हैं और वो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। वो फॉर एग्जांपल लाहौर हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर हो या किसी और हाई कोर्ट में हो, तो ओवरऑल हमारे पास हमने रिकॉर्ड इनकी बात के बाद ही बनाया। शायद कोई जियो की या किसी एक चैनल की ये रिपोर्ट लेकर फिर रहे हैं, इनके पास रिकॉर्ड नहीं है। जो विक्टिमाइज हुआ है उसके पास रिकॉर्ड होगा, या जो फॉर्म 47 के अंदर धांधली करके जीता हुआ उसके पास रिकॉर्ड होगा। जिन लोगों को हराया गया वो सारे रिकॉर्ड भी रखते हैं, वो फॉर्म 45 भी रखते हैं, उनके पास सारे सबूत हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपको सबूत कुछ ठीक है, मुझे मंदोखेल साहब वो साथ चला सही, मुझे मंदोखेल साहब को शामिल कर दें। मंदोखेल साहब, तहरीक इंसाफ ने माजी में भी पाकिस्तान में इलेक्शंस के ऊपर एतराज़ उठता रहा है। तहरीक इंसाफ कहती है हमारे पास तगड़ी रसीदें हैं इस मरतबा, फॉर्म 45 हमें प्रिजाइडिंग अफसर ने दे दिया है और हल्का खोलना है, मरीम नवाज का खोल लें, नवाज शरीफ का खोल लें, ओन चौधरी, उसके अलावा पेशावर वाला हल्का, सियालकोट वाला हल्का। अब जाहिर है कि जो सिस्टम है उसकी लेजिटिमेसी तो बहुत ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी की इसमें क्या सजेशन है? आप हुकूमत के साथ तो हैं, वोट आपने दे दिया शहबाज शरीफ को, ये जो रसीदें हैं व्हाट्सएप के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर सर्कुलेट कर रही हैं, हर शख्स के जहन में ये सवाल मौजूद है। राइट, जो हक़ हुक्मरानी है नून लीग का इस्टेब्लिश तो तब होता है कि ये फॉर्म 45 के ऊपर 2-3 हल्के जो मुतालबा कर रहे हैं वो कर नहीं देने चाहिए, खोल नहीं देने चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये कि फॉर्म 45 मेरे हल्के में सिरे से एडवांस पे RO ने प्रिजाइडिंग अफसरान से एडवांस पे साइन करके ले लिया, और वो जो मोटे पे फॉर्म 45 दिए गए उसको वो जाली डिक्लेयर कर रहा है। तो ये थोड़ा सा फर्क है बाकी हल्कों में। दूसरी बात ये, पंचौता साहब की पार्टी ने 4 हल्कों में एक हल्का नूर आलम खान साहब का पेशावर का भी है, जहां उन्होंने जमीयत के साथ उनकी बातें चल रही है और वो मिल के तहरीक भी चलाएंगे। तो दूसरी बात ये कि फलां हल्का छोड़ दो, फलां जो पॉपुलर हल्का है वो सारी बातें वो कर रहा है। तो ये सारी चीजें तो पहले भी करते आ रहे थे। तो क्या 2018 में जब RTS सिस्टम बिठा के और आप लोगों को इस मुल्क पे मुसल्लत कर दिया है, उस वक्त तो आप कोई बात मानते भी नहीं थे, बल्कि आपके लोग तो टीवी प्रोग्राम में हमारे साथ जब बैठते थे तो वो तो कहते हैं ये 5 साल तो भूल जाओ, अगले 5 साल भी हमारे। तो भैया तो अपने कायदे उसूल पे रहो या दूसरे पे रहो। आप 2018 में जिस तरह जीते गए तो आपको खुद पता, अभी कासिम सूरी का हवाला दिया है, 63,000 वोटों के साथ वो 5 साल क्या वो मुकदमा अभी तक ही चल रहा है और वो टेन्योर खत्म भी हो गया, इस्तीफा भी दे दिए, असेंबली भी तोड़ने का वगैरह वगैरह। तो ये आपको बैसियत वकील ये बता दूं कि हमारी अदालतों के पास इतना टाइम है
कि वो चीजें सुन सके, और अगर सुन सके तो माजी में क्यों नहीं सुने। आपको पता है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जो मैंने इलेक्शन लड़ा है 2018 में, उनकी अपील अभी तक चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। 2021 में मैं जीता, मिफ्ता इस्माइल साहब की अपील अभी तक चल रही है हाई कोर्ट में। तो आप मुझे बता दो कि ये सारी चीजें जो आप खोलने की बात कर रहे हो, और ये आपने जो फॉर्म 45 अपने पास रखे हैं, तो क्या फॉर्म 45 की बेस पे आप ये समझ रहे हो कि आप जीत चुके हो? और फिर आप जीते हो तो ये आप जो 35 से 80 बता रहे हो, लेकिन आगे तो आया हुआ है 35। लेकिन चलो उसको भी छोड़िए, क्या पुख्तनख्वा में जो इलेक्शन हुआ, क्या वो इलेक्शन इमाम काबे ने कराया या इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया? और अगर इसी इलेक्शन कमीशन ने कराया है तो पुख्तनख्वा वाला ठीक है और बाकी सूबों का गलत है। तो ये सारी चीजें आपको भी देखना होगा। मेरे हल्के में मेरे नीचे तो पीटीआई की एमपीए जीते, जो तस्वर भी नहीं कर सकता था कि वो जीतेगा, वहां उसको जिताई गया। तो वहां फिर धांधली हुई है, जहां आप हारे हो वहां धांधली हुई है। लेकिन मैं ये कहूंगा, उनसे दरखास्त करूंगा, हर मर्तबा करता रहूंगा कि खुदा का वास्ता इस महंगाई, इस अजाब, इस बेरोजगारी के आलम में पाकिस्तानी आवाम के ऊपर तरस खा ले। और आप जितनी बातें कर रहे हो कि पाकिस्तान सर पे उठा देंगे, असम्बली चलने नहीं देंगे, आपने परसों एहतजाज की कॉल की तो कितने लोग निकले आपको अंदाजा नहीं है। इससे पहले जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद कितने लोग निकले वो भी आपको अच्छी तरह पता है। तो लिहाजा अगर आप ये समझ रहे हो कि अवाम आपके साथ है, अवाम आपके साथ नहीं है। आप वोट किस तरह डाला, किस तरह, हर हल्के का अपना अपना एक स्टाइल था, अपना तरीका था। जिसने जो उल्लू सीधा किए वहां पे उसको हुआ, जिसको अवाम ने दिए वहां हुआ, जहां धांधली भी हुए नहीं भी हुई है, बहुत सारी चीजें सामने हुई है। तो मैं ये समझ रहा हूँ क्या अल्लाह अल्लाह करके आरटीएस सिस्टम जो बिठा के 2018 में आपको मुसल्लत किया पाकिस्तान पे, तो उस वक्त भी मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने कहा इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है। और शहबाज शरीफ साहब ने बोला आइए मिसाक की मईशत पे बात करते हैं। तो जवाब में क्या मिला, क्या गालियां मिली आपको नहीं याद, लेकिन आज भी मुझे उम्मीद है आसिफ अली जरदारी साहब जिस मनसब पे बैठे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके अंदर एक मसावत का रिवाज होगा। और फिर मैं ये भी सवाल करूंगा, एक तरफ आप कहते हैं असम्बली जाली है और फिर उसी असम्बली में अपोजिशन लीडर भी आपने तैनात कर लिए, कमेटियों के भी नाम कर दिए, पार्लियामेंट लॉजेस में लॉजेस भी अलॉट करा दिए, और टीएडीए भी लेंगे, सारे मराद लेंगे, मगर फिर भी असम्बली जाली है। सही। अच्छा मंदोखेल साहब, आई अंडरस्टैंड कि आपने इस सेगमेंट के पास बात जानना है। सिंधु साहब और पंजोता साहब तो मेरे साथ मौजूद रहेंगे, तो जाते जाते आप ये भी रोशनी डाल दें, JUIF जो है उसका रोमांस इस वक्त मल्टीपल जगहों पर चल रहा है। वो GDA के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं आके, वो पीपल्स तहरीक इंसाफ के साथ भी राब्ते में हैं, अपोजिशन में रहते हुए। आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग हो गई पीपल्स पार्टी के साथ। बलूचिस्तान में आप उनके सेनेटर के लिए हिमायत करेंगे और मरकज़ में वो आपके सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी उनको बनाने के लिए करेंगे। तो आप लोगों ने इंगेज कर तो लिया है मौलाना को, तो जरदारी साहब मफामत के बादशाह वो को अपना जादू गालिबन चलाने लग गए हैं वाने सदर पहुंचते ही। देखिए जादू की बात नहीं है। जब हम नारे लगाते थे कि एक जरदारी सब पर बारी, तो आगे से ये मना करता था कि नहीं ये सब ना बोला करे, ये बोले कि एक जरदारी सबसे यारी। आज देख रहे जिस तरह मौलाना साहब पिछले दिनों में जिस तरह गम गुस्सा था उनका, और आज देखो बलूचिस्तान और इस्लामाबाद के सीटों पे हमारे साथ एहतियात कर लिया है, और आगे भी चल के इंशाल्लाह बलूचिस्तान हुकूमत में या वफाक में उनको एडजस्ट करने की बातें हो रही है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि मौलाना साहब को पीटीआई की बातों में कम से कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो पीटीआई नूर आलम खान साहब का हल्का खुलवाना चाह रहे हैं, और फिर बेनिफिशियरी कौन है मौलाना की जो नाराजगी है, वो नाराजगी है पीटीआई। वो सीटें तो पीटीआई को दी गई है। अब मैं अगर जोब की बात करूं, मेरा भाई हल्का NA 251 का, वहां पुख्तनख्वा मिलियन पार्टी का खुशहाल खान काकड़ जो है ना, उसको बकायदा अनाउंस कर दिया रिजल्ट। 2 दिन बाद रिजल्ट जो है ना वो बदल दिया, बोले नहीं जी वो उसमें हमने जो वो जो पोस्टल बैलेट थे वो हमने शामिल नहीं किए। तो बंदा पूछे अकल के अंधे, जो पहले आपने अनाउंस किया तो उस वक्त पोस्टल आप नहीं किए या आपने एक बहाना बना के, तो वो सीट मौलाना की थी नहीं, उसको दी गई। तो बहुत सारी जगह मौलाना इस वक्त भी पोजीशन उसकी बलूचिस्तान में अच्छी है माजी की निस्बत। तो मौलाना से अगर गिले शिकवे है वो तो पीटीआई से है, बेनिफिशियरी पीटीआई से है। अगर वो पीटीआई के साथ एहतियात और तहरीक चलाना चाहता है तो अल्लाह खैर सलाह। सही। मंदोखेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। सिंधु साहब, पंजोता साथ रहे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि वफाकी काबीना और सूबाई काबीना पंजाब, इनको क्या टारगेट्स दिए गए हैं, और पीटीआई का ये खदशा के मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनका 1 पॉइंट एजेंडा है, ये किस हद तक दुरुस्त है। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सूबाई और वफाकी काबीनाएं तश्कील पा चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खदशात का इजहार कर रही है कि जो कंपोजिशन है ऑफ कैबिनेट्स, ख़ास तौर पर वफाकी काबीना, उसमें वो सेंस ये कर रहे हैं कि उनको टारगेट किया जाएगा। पंजोता साहब, मोहसिन नकवी साहब के ऊपर आप लोगों का क्या एतराज़ है? उनको क्यों नहीं होना चाहिए मशीर दाखिला? मोहसिन को जी, सॉरी, मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहा हूँ जी। हाँ जी, मोहसिन साहब की बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जो पहले उन्होंने जुल्म खत्म किया है लोगों के ऊपर इन चंद महीनों में, जब वो निगरान सेटअप हुए थे और गैर अपना सफर जो है वो कंटिन्यू रखा। आपने देखा कि 90 दिन का टाइम होता है जब असम्बलियां डिसॉल्व की जाती हैं वक्त से पहले, लेकिन आपने देखा कि पंजाब हो या KPK हो, 13 महीनों के बाद इलेक्शन हुआ। एक एक हुक्म, एक एक उनका कोई भी ऑर्डर, एक एक उनका काम, सारे गैर कानूनी थे जो उन्होंने किए। लेकिन आज फिर उनको अगर इस तरह से वहां पर जो है दाखिला का इंचार्ज बनाया जा रहा है कि आप ये सारा सेटअप संभालें, तो मैं ये समझता हूं कि ये जो है ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ ही क्या मुल्क के अंदर मजीद लाकानूनियत को फरोग देंगे और जितने काम राना सनाउल्लाह ने किए थे ना, उससे 4 गुना से ज्यादा जो है क्रैक डाउन करेंगे। तो और ऐसी सूरत के अंदर ऐसे बंदे को जो मेंटली तौर पर जो वो क्या कहते हैं, एक रूहानी तौर पर, या जिसके अंदर कोई इखलाक का दायरा ही ना हो, तो उसको कैसे फिर आप कह सकते हैं कि वो बंदा जबरदस्त है और उसका इंतखाब बड़ा जबरदस्त होगा और बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, पंजोता साहब, साथ ये भी बता दें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, जो स्टेटमेंट्स हमने देखी हैं गुज़श्ता तकरीबन 8-10 दिन से, वो तो वफाकी हुकूमत के साथ कोऑपरेशन के मूड में नज़र नहीं आते। अब आइन और कानून आप समझते हैं, आपकी पार्टी सियासी जमात के तौर पर जो मर्जी मौक़िफ़ रखे, लेकिन सूबे के चीफ मिनिस्टर को और सूबे की काबीना को वफाकी हुकूमत के साथ जो कोऑपरेशन है उससे आप कैसे इनकार कर सकते हैं? देखिए, बात यह है कि जो KPK की बात है ना, तो आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने 2-3 बड़ी स्टेटमेंट्स अच्छी दी आती। एक तो उन्होंने कहा कि कोई हल्का आप खुलवाना चाहते हैं, हम तैयार हैं, आप खुलवाएं। जो किसी को शक है ना कि KPK के अंदर धांधली हुई है और PTI जीती है, तो हम तैयार हैं, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने आती ही अवाम की बात की कि जो महंगाई, बेरोजगारी या सूबे के अंदर जो पोजीशन है, हम इस्लाहात भी लेकर आएंगे। हेल्थ कार्ड आज एक्टिव हो गया वहां पर, और पनागाहों के हवाले से या जो है लंगर खाने, ये जो भी चीजें जो इमरान खान साहब ने स्टार्ट, देखें इन्होंने आकर इस तरह से बंद की ना, जैसे इमरान खान साहब ने अपने घर के लिए सारा कुछ खोला था। ये अवाम के लिए किया था। ये अवाम जो वोट देती है आपको, शायद इसलिए कि अवाम ने इन्हें रिजेक्ट करती है, तो ये फिर गुस्सा निकालते हैं कि हम तो फॉर्म 47 के ऊपर जीते हुए, तो लिहाजा ये भी बंद कर दो, वो भी बंद कर दो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो उसने उस हलफ के अंदर जाने से इसलिए इनकार किया था क्योंकि जो शहबाज शरीफ हैं वो अपना हल्का हारे हुए हैं, तो जो अपना हल्का हार जाए उसको कैसे फिर वो तस्लीम कर दे कि जो सही। मुझे जवाब लेने दें, मुझे सिंधु साहब से जवाब लेने दें। सिंधु साहब, वो कह रहे हैं कि आपकी जो हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर साहिबा भी, वज़ीर आज़म साहब भी, वो तो अपने हल्के हारे हुए हैं। आप इफ़ एट ऑल दैट, यानी कि बहाल करने के लिए जो साख है, जो क्वेश्चंस पैदा हो गए हैं, कोई हल्का खोलने के मूड में है या नहीं है? पहले तो ये बता दें। पहली बात, अगर हल्के खोले ट्राइब्यूनल ने खोले, इस पे शिफ्ट हुए हैं, सिंपल सा, कोई ऐसी बड़ी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मैं कॉन्स्टिट्यूशन लाया हूँ, पंजोता साहब कॉन्स्टिट्यूशन लाए हैं, हम दोनों इस बात को समझ रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी पार्टी को कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा मेरे में होता है कि मैं ना करूँ, एक दूसरा पर्सन स्पेसिफिक में बात नहीं करता कभी भी, क्योंकि ये मतलब लोगों को डिस्कस करना। मोहसिन नकवी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लाइक अ ब्रदर, लेकिन ये हम उसके बारे में ये उन्होंने कहा जी वो सारे गैर आईनी कायम थे। आर्टिकल 256 है कॉन्स्टिट्यूशन का कि अगर कोई काम किसी वक्त पे होना और नहीं हुआ तो वो गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता है। इनसे पूछ रहे मेरे भाई से, पंजोता साहब से। लिहाजा जब मोहसिन नकवी यहाँ मौजूद थी तो उनके बारे में, इसी तरह मैं गंडापुर साहब के बारे में, वो लाला सदीर बने हुए आजकल, वो बढ़ के मारे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम कोई ऐसी बात ना करें। तीसरे नाम पे इन्होंने नंबर लिया राना सनाउल्लाह खान साहब का। राना सनाउल्लाह साहब के 15 किलो पंजोता साहब, आपकी जिस जगह पे कहाँ पे ये मीटिंग हुई थी, क्यों उन पे मौत का केस था, हम सबको इन बातों के बारे में सोचना चाहिए और जो ताकि मफाहमत है उसको आगे लेके चलना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक दूसरे के साथ यही काम करते रहें और फायदा कोई और उठा जाए। अच्छा, लेकिन सिंधु साहब, इसमें मेरा भी एक सवाल ऐड कर लें। मोहसिन नकवी साहब बिलाशुबा बड़े ज़बरदस्त आदमी होंगे, मैंने उनकी
जितना भी ख़ास तौर पर मीडिया में उनकी शोहरत है, उनके अपने एम्प्लॉयज़ के सर्कल में, वो बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन सवाल ये है कि जो आइन की मंशा है वो तो ये है कि जो निगरान काबीना में निगरान चीफ मिनिस्टर है, निगरान वज़ीर आज़म है, वो आने वाले सिस्टम का बेनिफिशरी नहीं हो सकता, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। हमने निगरान वज़ीर दाखिला को देखा कि वो बलूचिस्तान के CM बन चुके हैं, मरकज़ की बात कर रहा हूँ, और मोहसिन नकवी साहब इस हुकूमत में मशीर बन जाएं, ये ऑप्टिक्स तो अच्छे नहीं है। नो नकी साहब, दैट इज नॉट जो आप तकलीफ मारे हैं, शायद आपको किसी ने मैं क्या कहता हूँ, शायद गलत बता दिया, दुरुस्त नहीं बताया। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एनी पर्सन कैन बी इवन द मिनिस्टर फॉर 6 months, फॉर 6 consecutive months, बट उसमें कंडीशन ये है कि उसने उस 6 माह में इलेक्शन जीत के आना है, चाहे वो कोई भी इलेक्शन होता है, कोई और हो। लिहाजा आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 9 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उनको जो बिल्कुल दुरुस्त तरीके से कैबिनेट में शामिल किया गया, कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरा नकवी साहब, आप समझते हैं, चलो आप तो हम नाम है नकवी, और मुझे तो बहुत ज्यादा एहतराम नकवी साहबान का। बड़ी कड़ी धूप का सफर तय करके मोहसिन नकवी साहब ने अपनी जिंदगी में ये सारा कुछ यहाँ तक पहुंचे, और वो कभी भी ही इज अ वेरी सिंपल पर्सन, और बिल्कुल वो मैंने देखा काम करते हुए। उनकी जात के हवाले से किसी को कोई एतराज नहीं है, आपने भी आइन के आर्टिकल का हवाला दिया, लेकिन जो आइन का आर्टिकल 224(1)(b है, सिंधु साहब, वो ये जी नकवी साहब बात की, मेरे भाई को जोता ने कहा जी बिल्कुल आप मोहसिन नकवी साहब के बारे में दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वो ठीक नहीं, मतलब ये आप प्रोग्राम दोबारा सुन लीजिएगा। तो ये मतलब मैं मतलब आप पे ना तो पे खुद जो मर्जी कहें, आप तो हमारे लिए, हम सबके लिए आप काबिल एहतराम है। नहीं, मैंने नहीं फरमाया था, ये PTI ने फरमाया था। आपने जो कुछ कहा, आप मेरे भाई, आप बात सुन लेंगे तो आप मेरे भाई हैं, मेरी बात सुन ले। पर जोता साहब ने आपको तरीके से वो बात करके, और आपने शायद नहीं सुनी है, वरना आप जरूर उस पर तवज्जो देते। मैंने आपकी मुस्कुराहट देख ली थी, आई वांटेड टू करेक्ट दैट, फिर मैंने कहा कि फ्लो खराब होगा, उनको गुफ्तगू जारी रखने दी जाए। जी, मैंने कहा कि उनको गुफ्तगू जारी रखने दूं। आई वांटेड टू करेक्ट हिम कि ये मैंने नहीं कहा कि मैं, वो गालिबन सवाल का हिस्सा सुन नहीं पाए थे। शायद हो सकता है ये भी आप ही वजाहत दे रहे हैं, जिस तरह बदियाल साहब ने कहा था कि शायद इमरान खान को ऑर्डर का ही नहीं पता चला कि ऑर्डर क्या हुआ था। नहीं, आप भाई हैं, सारी जिंदगी हमारे लिए काबिल एहतराम है। तो सिंधु साहब, मरियम नवाज साहिबा ने काबीना के जो इजलास किए, आप लोगों से अब तक जो गुफ्तगू हुई है, तो आप लोगों का जो फोकस है वो बदकिस्मती से 2022 में इमरान खान था। सियासी तौर के ऊपर तमाम तर कोशिशें थी कि इमरान खान जो है उनको काउंटर किया जाए, तो कहीं ना कहीं मईशत से फोकस हटा था। जब भी हमने देखा कि जो PDM की पहली हुकूमत थी उसमें नताइज मईशत के हवाले से अच्छे नहीं थे। इस मरतबा टारगेट्स क्या हैं? साहब, हम 9 to 5, जिस तरह हमारा कोई फील्ड प्रोग्राम हो, 9 to 5 राइट, स्टिल नाउ आई एम सिटिंग इन द ऑफिस और बैठा हूँ। कल मैं फैसलाबाद था, वहां पे 2 माइनर बच्चियां थी, लाइबा और एक और बच्ची थी, एक के बाल काट दिए गए थे, बहुत बड़ी वायलेशन थी, और एक को 9 years की बच्ची का जबरदस्ती, मैं आपको भेज भी देता हूँ सारा कुछ, वो उसको रिलीजन उसका चेंज करवाया गया था, उसको वापस लेके। तो फोकस यही है कि जो आम आदमी है उसके जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रहे, और उसके जो हालात चेंज करने, और खास तौर पे अभी तो खास तौर पे रमजान का बाबरकत महीना है, उसमें भी ये है कि लोगों की इससे नफ्स जो है, मरीम साहबा ने फरमाया, चीफ मिनिस्टर साहबा ने, बरकरार है, उनके घरों तक जो भी अनाज है वो पहुंचे। वो लंगर खाने वाली बात नहीं। खान साहब गए थे, इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे ही शहर फैसलाबाद में, एक बाबे ने कहते जी कैसा लगा था लंगर खाना, उन्होंने कहा पुत्रो तेरी वजह ना छड़ के गुनाह गाह चौना पे, तो कोठी बेच के लंगर खाने चौना पे। अब वो हालात नहीं होंगे इंशाल्लाह, लोगों की तकदीर बदलेगी। सही। पंजोता साहब, आपने गुफ्तगू सिंधु साहब की भी सुनी, मुझे ये बता दीजिए कि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है IMF का आखिरी किस्त भी मिल जाए, लॉन्ग टर्म प्रोग्राम भी हो जाए, दोस्त ममालिक से पैसे भी आ जाएं, वरना मईशत की सूरत हाल बहुत ख़राब होगी। और ये सब तब होगा जिस वक्त पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा। आप लोगों ने क्या फ़ैसला किया है? क्या आप हुकूमत के लिए ज़मीन इसी तरह गर्म रखेंगे, एहतजाज जारी रखेंगे? अदम इस्तेहकाम होगा तो ये मामला एड्रेस नहीं हो पाएगा। देखें, आपको पहले भी हमने गुजारिश की कि इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है इस बात के ऊपर कि IMF का जो प्रोग्राम है उसमें ना कभी इमरान खान साहब ने कोई रुकावट डाली, बल्कि IMF का वफ्द गया और उस वक्त भी उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप जो है वो कंटिन्यू करें, लेकिन जो साफ शफाफ इलेक्शन है वो उसकी ज़रूर जो है यकीन दहाई करे, क्योंकि रीज़न ये है कि जब मुल्क के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे, अवाम के नुमाइंदे नहीं असल बैठे होंगे, तो मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? बंदा कर्जा तो इसलिए लेता है ना कि मैशत ठीक करे। अब सूरत हाल क्या है इस वक्त पोजीशन ये है कि इनको चाहिए था कि ये खुद कहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई है, लिहाजा इमरान खान साहब के ऊपर झूठे हमने केसेस बनाए हुए थे, उनको फौरन रिहा किया जाए और इमरान खान साहब वजीर आजम बने और इस मुल्क को आगे ही लेकर जाए, क्योंकि 2 तिहाई से वो आगे हैं। तो
इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जेब देखे, अपने अकाउंट्स देखे, अपने केसेस खत्म देखे, अपनी सारी चीजें देखी, सिर्फ कुर्सी का लालच देखा। सही सही पंजोता साहब, माजरत के आवाम साथ वक्त जो है वो ख़त्म हो गया, आपका टेक आ गया। सिंधु साहब, कादर मंदोखेल साहब, नईम हैदर पंजोता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने प्रोग्राम में अपना वक्त दिया। पाकिस्तान में हुकूमतें कायम हो चुकी और अब गालिबन अवाम को शिद्दत से ये इंतज़ार है कि उनके जो बुनियादी मसाइल हैं, ख़ास तौर पर जो इस वक्त महंगाई का आलम है, बिजली के गैस के बिलों में होशरुबा इजाफ़ा, इसकी तरफ हुकूमत तवज्जो दे। लेट्स होप कि ये तवज्जो आवाम के मसाइल की तरफ भी मुड़कर मरकूज़ होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।